जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉक की डिस्कशन शुरू करते हैं। कैफ 5। अच्छा जी, पहला सवाल IFRS 15 का था। इसमें पहली एडजस्टमेंट में अगर आप देखें तो 20% नॉन रिफंडेबल अमाउंट आ रही थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। वो जो शुरू में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया पड़ा था ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए और नॉन रिफंडेबल अमाउंट हो तो फिर इनकम में डाल देते हैं। इस वजह से इसको इनकम में डालना था। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें। बाद में वो जो डिस्काउंट वोचर वाली हमने कैलकुलेशन सीखी थी, 25% डिस्काउंट लेना था, फिर इसे 40% से मल्टीप्लाई करना था। तीसरे वाले में हाँ, पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम थी, क्योंकि वो दो शराइत पूरी हो रही थी, हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज़ और राइट टू पेमेंट होगा, इसलिए पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम था। और ये जो इस वजह से 2 साल में जब इनकम बुक करनी थी तो इसलिए 2 साल में ही ये कॉस्ट भी आपने रिकॉर्ड करनी थी 2 लाख रुपए की। और रेवेन्यू पे भी आपने जो है वो परसेंटेज लगानी थी 20% की, और कॉस्ट पे भी 20% की परसेंटेज लगानी थी 11 मिलियन पे। इसी तरह 2 लाख पे भी 20%। तो ये सारी चीज़ें इस तरह जो है वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में जानी थी, क्योंकि पीओ सेटिस्फाई हो रहा है ओवर टाइम। ओके, नेक्स्ट। तो आसान था। असल में नेक्स्ट में ये था कि पैसे आ रहे थे इस दिन और चीज़ें डिलीवर होनी थी बाद में। दोनों चीज़ें अलग अलग डिलीवर होनी थी। पैसे आ रहे थे इस दिन और चीज़ें डिलीवर होनी थी बाद में। तो इस वजह से वो जो कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टाइप वाली सिनेरियो बनना था, और हर साल के एंड पे इंटरेस्ट बुक होना था। और इसके बाद आखिरी वाले में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा नहीं होता नॉन कैंसिलेबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट नॉन कैंसिलेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट नॉन कैंसिलेबल था। अनकंडीशनल राइट हमारा इस्टेब्लिश हो गया था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, इसलिए रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी वाली डिस्कशन करनी थी। और साथ हमने ये डिस्कशन करनी थी कि रेवेन्यू बुक होगा एट मिड ऑफ ईयर। अगले में जी आसान था, ये 12,000 था, 12,000, क्योंकि ऊपर क्वांटिटी इन 1000 लिखा हुआ था। बाकी ये तीन डिबेंचर परचेज कर रहे थे, शेयर परचेज कर रहे थे, डिबेंचर इशू कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें तो आसान थी। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट में इंटरनल एडमिन कॉस्ट निकालनी थी, इसको बाहर करना था। इन तीनों सिनेरियोज में इसको आपने बाहर करना था। और साथ इसके जो है वो आगे तो आसान है। मार्केट रेट तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक में हम कहीं लेते ही नहीं, तो इसको इग्नोर करना था। और हाँ ठीक है, सच इसमें तो कोई मसला नहीं था। IS-37 वाले सवाल के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था प्रोविजन हमने रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन देखें अभी प्लान बन रहा था, कम्युनिकेट नहीं हुआ था रिस्ट्रक्चरिंग का, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी, और रिकॉर्ड हुई रिवर्स हो जानी चाहिए थी। इसी तरह स्टाफ को ट्रेन करने वाली एग्जांपल आपको क्लास में दी थी जब स्टैंडर्ड के IFRS पार्ट बी किया जा रहा था, तो ये भी इसके भी प्रोविजन बुक नहीं होनी थी। बाकी जो सिक्योरिटी कैमराज है उस पर जिन बच्चों ने 5,25,000 यूनिट्स के ऊपर किया वो गलत है, क्योंकि सिर्फ 3 महीने वाली वारंटी है। सिर्फ आखिरी 3 महीने वाली चीज़ें वारंटी में आ सकती हैं, तो 525 इंटू 3/12 करके पहले यूनिट्स निकालने थे, फिर यूनिट्स की बेस पे आगे कैलकुलेशन करनी थी। अच्छा जी, इसके अंदर उसने ये नहीं बताया था कि लीज कब शुरू हुई है। लीज नहीं है ये, सॉरी। अच्छा, ये वो डीकमिशनिंग है, कौन सा है? हाँ, डीकमिशनिंग। तो इसने बताया नहीं था कि एसेट हमने किस वक्त लिया है। इस वक्त हमने बताया नहीं था कि एसेट हमने किस वक्त लिया है, तो इसलिए उसकी ऑब्वियसली उसने जो है वो प्रेजेंट वैल्यू वगैरह सब निकाल के आपको दे दी थी। तो उस बेस के ऊपर हमने इसको पकड़ना था और इसको पकड़ के सिर्फ डिस्काउंट रेट लगा देना था। और दूसरा जो है वो सबसे दूसरा जो है वो इस सवाल में भी कोई मसला नहीं था, ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये सिंपल सी एडजस्टमेंट थी यार, P&L की पोस्ट करनी थी, सिंगल सिंगल एंट्री पोस्ट करनी थी, इसलिए इसके मार्क्स भी 10 थे सिर्फ। पता नहीं इस पर आपने ज़्यादा टाइम ना लगा दिया हो। इसकी एंट्रीज देख लीजिएगा, मैंने सोल्यूशन में की हुई है। खरी बॉर्न होने की एंट्री, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट, लेकिन ये पिछले साल एंट्री होनी थी। और बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट कैसे, इन दोनों के डिफरेंस से, और फिर इसी तरह इस साल की भी एंट्रीज हो जानी थी। ये जो एनिमल्स है ना, ये जो आधे साल वाले हैं साल के एंड पे, ये जो न्यू बॉर्न हुए थे, तो ये साल के एंड पे आधे साल के हो गए, और अगले साल के एंड पे ये 1.5 साल के हो गए ऑब्वियसली। तो ये इनका 30 और 35 का डिफरेंस भी लेके जाना था, और ये 25 वैसे ही इनकम में लेके जाना था क्योंकि न्यू बॉर्न हुए हैं, और इस साल 25 और 28 का डिफरेंस जो 3 का आया इसको भी इनकम में लेके जाना था। अच्छा यार, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है पिछले साल का ओवरस्टेट हुआ है, तो फिर इस साल का ओपनिंग भी ओवरस्टेट हो गया होगा। तो जब इस साल का ओपनिंग ओवरस्टेट हो गया होगा, तो इस वजह से हमने करना ये है कि इस साल के ओपनिंग को कम करना है।
इस साल का ओपनिंग कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस के साथ पड़ा होगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल में से उन्हें माइनस कर दिया। आपको पता है ना, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस साइन के साथ पड़ा होता है, तो उस ओवरशेट हुए को हमने कम किया माइनस करके। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट हमने प्रॉफिट पे नहीं सोचा, बल्कि ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट हमने कॉस्ट ऑफ सेल पे सोच के डायरेक्ट पोस्ट कर दिया। ओके, इसके बाद ये एडजस्टमेंट थी यार, इसमें 20% चांस था ना, तो इसलिए ये प्रोविजन बुक नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, ये कॉस्ट तो देनी पड़नी है, एनी केस, इसलिए इसकी एक्सपेंस बुक होना चाहिए था। 1 मिलियन का 4 मिलियन वाला एक्सपेंस उल्टा देना चाहिए था आपको। ये सिंपल एंट्री थी, इसमें कोई मसला नहीं होगा आपको। और ये बॉन्ड्स की ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज हुई हुई हैं, ये देख लीजिएगा। और ये रिवैल्यूएशन बस शो करनी थी सरप्लस में। इसमें जी एक छोटा था एम्प्लॉय, उसको नॉलेज नहीं था कंसोलिडेशन का, उसने कंसोलिडेशन कर दी, और बॉस को पता चला कि इम्पेयरमेंट की एंट्री भी नहीं होनी। वो बॉस की ये को पता चला कि इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है, लेकिन बॉस की ये राय है कि इम्पेयरमेंट की एंट्री होनी नहीं चाहिए। तो बॉस इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी बॉस में, और जो एम्प्लॉय है, और इसमें आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, वो सॉरी प्रोफेशनल बिहेवियर भी लगा सकते हैं। बॉस ऐसी चीज, बॉस ने एम्प्लॉय को क्या कहा, मिस्टर जीशान फाइनेंशियल कंट्रोल हु इज आल्सो सीए इज कंसर्न्ड दैट इम्पेयरमेंट जीशान वाज इन्वॉल्वड इन द इन्वेस्टमेंट एंड इज रिलक्टेंट टू शो द इम्पैक्ट। उसने एम्प्लॉय को कुछ गलत करने को नहीं कहा, बस वो रिलक्टेंट है। तो अगर एम्प्लॉय को गलत करने को कहता तो हम वो बाकी चीजें भी लगा देते कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आ सकता है। बहरहाल वो दो तो आपने कम से कम लगा के ही आने थे, ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी। और दूसरा जो है वो अगला वाला था, एंड डेट वाज प्रोफेशनल बिहेवियर। वो फिर आप लगाना चाहें तो लगा सकते थे, मेन आपने वो लगा के आना था। लेकिन इस वाले एम्प्लॉय के लिए जो ऊपर वाला था, इसमें आपने लगा के आना था कि इसके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, क्योंकि इसके पास लिटल नॉलेज है। या ये आसान था, थर्ड शेड्यूल देख के आप कर लीजिएगा। ये ज़रा मैं डिस्कस करता हूँ। पॉइंट टू जो था, पॉइंट टू मोहतरम ये है, अगर आप फाइनल अकाउंट खोलें तो फाइनल अकाउंट के अंदर आपको ये मिलेगा कि अगर आपने, आप खुद अनलिस्टेड कंपनी है, तो आप पे याद रखिएगा फिफ्थ शेड्यूल लगना है, ये बात याद रखिएगा। जब आप पे फिफ्थ, क्योंकि आप अनलिस्टेड कंपनी है और आपने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स बाय किए हुए हैं, आप अब अनलिस्टेड हैं, आपने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स बाय किए हुए हैं, तो जब आपने फॉरेन कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं तो अब आपने फिफ्थ शेड्यूल के डिस्क्लोजर लगाने हैं। आप फिफ्थ शेड्यूल के डिस्क्लोजर क्या चाहते हैं? फिफ्थ शेड्यूल के डिस्क्लोजर ये चाहते हैं कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या क्या बताएं। तो उसमें ये देखें, सवाल ये कह रहा था आपका, सवाल ये कह रहा था कि मैं नेम बताऊं। जी बिल्कुल, नेम आपने बताने हैं। सवाल ये कह रहा था कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताऊं। जी आपने बताने हैं, क्योंकि आप पे फिफ्थ शेड्यूल लग रहा है। सवाल ये कह रहा था रजिस्टर्ड एड्रेस बताऊं। हाँ, रजिस्टर्ड एड्रेस फिफ्थ शेड्यूल में एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है जो फोर्थ शेड्यूल में नहीं है, ये भी आपने बताने हैं। और सवाल ये कहता है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं बतानी, क्योंकि ये फिफ्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फोर्थ की रिक्वायरमेंट है। ओके, यार आईएफआरएस 8 के मुताबिक क्या क्राइटेरिया है? वन, जो कि ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करता है। भाईजान ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बताना था, ना कि आपने रिपोर्टेबल। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट में अगर आप तीनों को पढ़ें तो एक ही बात हमने पढ़ी थी, ये वाली सीओडीएम उसका हो, इसको जो रिसोर्सेज एलोकेट वगैरह करता हो। तो बाकी जो दो थी शर्तें आईएफआरएस 8 में, अगर वो आप जाके ढूंढ लीजिएगा, यू विल फाइंड देम। वो यहाँ नहीं लिखी हुई थी, एक डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अर्न रेवेन्यू इनकर एक्सपेंसेस। तो ऐसी कोई बात बाकी दोनों में नहीं लिखी थी। तो ये बाकी दोनों शायद स्टैंडर्ड के एतबार से कहीं ना कहीं बात तो लिखी हो, लेकिन सवाल ये था क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो ये देखें, क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग द रिपोर्टिंग सेगमेंट, रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं, ऑपरेटिंग सेगमेंट। फिर ऑपरेटिंग में रिपोर्टेबल बनने के लिए तो वो अलग क्राइटेरिया थे, वो इसने नहीं पूछे थे। इसने बताया था ऑपरेटिंग सेगमेंट बताएं, रिपोर्टेबल नहीं बताया था। सॉरी, मेरे मुंह से शायद रिपोर्टेबल निकल गया। ऑपरेटिंग सेगमेंट के जो क्राइटेरिया थे वो बताने थे, वो सिर्फ एक था। अच्छा जी, आईएफआरएस 9 में अगर कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट फेस हो जाए, फेल हो जाए, तो क्या करना है? वो तो हमने पढ़ा था कि अगर आपका कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट फेल हो जाए तो फिर आपने एफ पे शो करना है। या आईएफआरएस 9 में जो इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स वाला डब्बा बना हुआ है ना, उसमें जाके जो है वो आप देख लीजिएगा, आईएफआरएस 9 के अंदर।
ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स वाला जो बॉक्स है ना, उसको आपने देखना है। ये देखें, ये फेल हो रहा था, तो FETPL लगना था। ओके, ये एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट थे। डेटर के बारे में सवाल साइलेंट था, सिर्फ ये कह रहा था कि लिक्विडेशन हुई है 8 मार्च को। ये नहीं था कि कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से लिक्विडेशन हुई। सिंपल लिक्विडेशन मीन्स कि वो पैसे नहीं दे पा रहा बेचारा लोगों के। तो इसलिए इसको हमने एडजस्टिंग इवेंट लिया था, बाकी दोनों तो आसान थे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 12 में भी इस तरह का सवाल आया था, ये आसान था। अभी जो नीचे IS 12 का सवाल आ रहा है। और यार एक एंटिटी डेफर्ड टैक्स एसेट सिर्फ उतने प्रॉफिट्स पे क्रिएट करती है, उतने लॉसेस पे क्रिएट करती है जितने फ्यूचर में प्रॉफिट आने की उम्मीद हो। तो 80 मिलियन का प्रॉफिट अगले साल आना है और अगले सालों में 20-20% बढ़ते जाने हैं, तो इंशाल्लाह 80 और फिर पता नहीं कितने 100, 120, 30, 40, 20%, 100 तो नहीं बनेगा। इस 80 - 20% ऑफ 80 जो भी बनेगा, तो अगले सालों में प्रॉफिट बढ़ता ही जाना है। अल्लाह का शुक्र है 80 अभी आया, फिर उससे अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल। इसका मतलब है प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है, तो फ्यूचर में इतने ज्यादा प्रॉफिट्स आ जाएंगे कि वो 250 मिलियन के लॉस को खत्म कर देंगे। इसलिए 250 मिलियन पूरे के ऊपर अगर आप डेफर्ड टैक्स एसेट ना लें तो कोई मसला नहीं। ये आसान एडजस्टमेंट थी, आसान एडजस्टमेंट थी। यार 150% का मतलब है कि 50 तो उसने खुद माइनस कर दिया था, तो 50% और इसका माइनस करना था। तो 50 × 50% लगा के आपने, क्योंकि 100% तो माइनस हो गया होगा, खर्चा तो उन्होंने बुक कर लिया होगा। इसको इग्नोर करना था क्योंकि पिछले साल का करंट टैक्स नहीं मांगा था। तो 50 × 50% करके आपने डिडक्शन अलाउ कर देनी थी फर्दर। और ऑब्वियसली करंट टैक्स में ये माइनस होना था, लेकिन ऑब्वियसली रिकॉन्सिलेशन भी इसकी वजह से आउट होनी थी। तो क्योंकि अकाउंटिंग वाले तो एक ही दफ़ा माइनस करेंगे ना, टैक्स वालों ने 1.5 दफ़ा माइनस किया, तो रिकॉन्सिलेशन में भी इसका इम्पैक्ट जाना था। बाकी यार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी 100 से 115 पे गई थी, तो अकाउंटिंग वालों ने गेन रिकॉर्ड किया, टैक्स वाले इसको मानेंगे नहीं। टैक्स वाले इसको उल्टा देंगे, बल्कि टैक्स वाले इसकी जगह डेप्शन माइनस करने देंगे, और डेप्शन भी माइनस होती है आपको पता है। तो गेन उलट के माइनस होना था, डेप्शन माइनस करके माइनस होनी थी, टैक्स वालों की डेप्शन। अच्छा जी, लोन हमने ऑब्टेन किया है जो इंटायरली यूज हुआ था, ये पास पेपर के सवाल में मैंने डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट। तो इससे हमने एसेट लिया है, तो इंटेंजिबल है, इसकी लाइफ हमें जो है वो काफ़ी यानी कि इंडेफिनेट है, तो इस वजह से इसकी अमोर्टाइजेशन अकाउंटिंग वाले की तो थी नहीं। टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन का डेटा दिया हुआ था, लेकिन टैक्स वाले जो है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज डिफरेंसेस को फॉरेन करेंसी लोन्स में एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो 145 की बजाय जब 150 पे हमने लोन वापस किया, तो लोन वापस करने पे हमें हैवी लॉस आया होगा, उस लॉस को एसेट की कॉस्ट में सोल्यूशन में मैंने ऐड किया हुआ है। और लॉस को ऐड करके जो है वो फिर एसेट की कैरिंग अमाउंट्स बढ़ाई हुई हैं। इसकी वजह से फिर उसकी अमोर्टाइजेशन टैक्स वालों की भी उसी के मुताबिक निकली है। लेकिन अकाउंटिंग वाले आपको पता है गेन लॉस को P&L में डालते हैं। लेकिन अकाउंटिंग वालों को कोई गेन लॉस आपने रिवर्स नहीं करना था, क्योंकि वो पिछले साल के P&L में गया होगा। रीजन इज कि लोन ही पिछले साल वापस हो गया, तो फॉरेन करेंसी गेन लॉस पिछले साल आया है। तो इसलिए करंट टैक्स की वर्किंग में कोई गेन लॉस उल्टाने की जरूरत नहीं थी अकाउंटिंग वालों का। बस डेफर टैक्स की वर्किंग के अंदर आपने जाके जो है वो टी अकाउंट्स बनाने थे नॉर्मल तरीके से, और टी अकाउंट्स बना के जो है वो चल पड़ना था। सोल्यूशन में देख लीजिएगा, आसान सा हुआ है ये तो। बाकी भाई इन्वेस्टमेंट्स 400 से 320 पे जा रही हैं, ये आइटम्स आउटसाइड P&L हैं, यानी OCI वाली चीज़ें हैं। अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, P&L में तो रिकॉर्ड होनी भी नहीं थी ये। बहरहाल OCI के अंदर हमने क्या करना था, इनको अब रिकॉर्ड कर देना था जाके। तो इसकी एंट्री आपको पता है 80 से होनी थी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट सरप्लस इन OCI डेबिट और DTL/DTA डेबिट, ये असल में पॉइंट मेन था। तो DTL के अकाउंट में इनका टैक्स इफेक्ट भी जाना था। अनयूज टैक्स लॉसेस 31/12/20 के, 31/12/20 को इसको डेफर टैक्स की वर्किंग में लेना था, और 31/12/21 में इसको करंट टैक्स में माइनस कर देना था। अगली जिसमें आसान है, रेट है जी 30% इस साल का। ठीक है जी, पिछले साल का डेफर टैक्स भी 30% पे निकलना था, हमारे साल का निकला होगा ऑब्वियसली, और हमारे साल का करंट टैक्स भी 30% पे निकलना था। लेकिन हमारे साल खड़े होकर अगर अगले साल का रेट पता चल जाए, तो मैंने आपको कहा था अगले साल का रेट यूज करना है। इस वजह से हमने जो है वो डेफर टैक्स जो हमारे साल की कैलकुलेशंस थी उनमें अगले साल का रेट यूज करना था, वो 32% था। और जब आपने टी काउंट बनाया होगा तो कैरी डाउन 32 वाला इधर लगाया होगा, तो ऑब्वियसली ब्रॉड डाउन 30 के ऊपर पड़ा हुआ है, तो एक एडजस्टमेंट इधर हुई है, अ, इधर वाली फिगर को पकड़ के डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 2, इससे वो जो रिकॉन्सिलिएशन थी ना वो इन हो जानी थी। ये एक एडजस्टमेंट थी इसमें। बाकी कंसोलिडेशन में ये जो इन्वेस्टमेंट्स की फिगर थी ना 355, इसमें 250 का कैश पड़ा हुआ था, वो माइनस करना था। इसमें पड़ी हुई थी
10 - 5 15 की वो क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें बैलेंस बच जाना था 90। ये 90 लकीली बराबर था जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की थी इन एसोसिएट्स। तो ये 90 जो बचा था ये था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स जो वर्किंग 7 में जाना था। अच्छा, इस 15 को अब आपने माइनस करके खर्चे में ले जाना था। ये 250 आपने वर्किंग में ऐसे रूट कराना था कि ये 250 जो है वो इन्वेस्टमेंट वर्किंग 1 वाली है। ये 250 और जो शेयर कैपिटल वाला है उसको कैलकुलेट करना था, और इन दोनों को जमा करके आपने ये जो 250 माइनस हुआ है ये अलग से आपने लिख लेना था। ये आपने सऊदी किंग को पे किया है, और इसके अलावा आपने उसको शेयर भी दिए हैं, वो भी 250 फिगर निकल रही थी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये 500 वर्किंग 1 में चला जाना था। बाकी इसमें रिवैल्यूएशन तो 80 से होनी थी, लेकिन डेप्रिसिएशन 60 पे होनी थी, क्योंकि उसमें 20 का जो कंपोनेंट था वो लैंड है, जो कि आपको पता है डेप्रिशिएट नहीं होती। ओके, इसके बाद यार ये ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एरर थी, आखिरी 6 महीने की एक्रूअल बुक नहीं हुई थी। तो सोल्यूशन के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से आखिरी 6 महीने की जो है वो एक्रूअल आपको बुक करके दी है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने एंट्रीज की हैं दोनों की। पहले 6 महीने की एंट्रीज बिल्कुल दोनों ने कर ली थी, दूसरे 6 महीने में सब्सिडरी ने एंट्री नहीं की। तो इसलिए हमने किया क्या फिर सोल्यूशन में, दूसरे उसकी किताबों में ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री की है। तो इसको मैं एसआरई में लेके गया हूँ 2.5 को, और साथ ही एस प्रॉफिट में भी लेके गया हूँ, और पी एंड एल के फेस पे भी लेके गया हूँ 2.5 को। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर है, ये वो सही हुई थी। उसके बाद एक एंट्री होनी थी पेबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट बैलेंस शीट के एतबार से, ये बैलेंस शीट के फेस पे हो जानी थी, और दोनों की किताबों में 5 का एक्सपेंस पड़ा हुआ था, तो उसको पी एंड एल के मुंह के ऊपर आपने नेट कर देना था। ओके, नेक्स्ट जी। बाकी तो एडजस्टमेंट्स आसान थी। ये आपको पता है A2P P2A वाले डेटर क्रेडिटर आपस में कैंसिल नहीं होते, इनकी जरूरत नहीं थी करने की। बाकी जी आईएस 12 का सवाल था, इसमें डाउन पेमेंट थी और लीज इंसेंटिव आ रहा था। तो आपने इन दोनों को नेट करना था, और 25,000 से डाउन पेमेंट लेनी थी, क्योंकि आपको पता लीज इंसेंटिव पहले मैंने कहा था पहली अमाउंट से नेट लेस कर दिया करें, नेट कर दिया करें। इसके बाद 3,20,000 था, और उसमें रेंटल हर साल बढ़ रहे थे। तो ये नॉर्मल तरीके से आपने लेके चलना था, इसमें कोई नहीं था। लेसी का सवाल सॉल्व करते हुए आपने राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट करना था। लेसी ने जो आईडीसी पे की थी, लेसी ने भी अपने लॉयर को पैसे पे किए हैं, लेसर ने भी, वो ये 12,000 थी। लेसी के पास एक ऑप्शन है। अच्छा, लेसी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परचेज द एसेट, और लेसी गारंटी कर रहा है GRV 30,000, और और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जब एसेट एंड पे आएगा तो अच्छी खासी अमाउंट पे बिक जाएगा, यानी 30,000 से अच्छा खासा। तो अगर ऐसे 30,000 अच्छा खासा बिक जाएगा तो आपने GRV 0 लेनी थी। एक टर्मिनेशन ऑप्शन भी है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि टोरंटो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टर्मिनेट, इसलिए इस बात को इग्नोर कर देना था, टर्मिनेशन ऑप्शन को, रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करते हुए। बाकी फेयर वैल्यू लेसी इग्नोर करता है, लेसी के एंगल से मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले। और ये तो लेसर के लिए शायद डेटा है, जिस वक्त लेसर ने इसको ऑपरेटिंग लीज बनाना था। तो ये जी पहली वाली चीज़ हो गई। फिर इसके बाद जो है वो अब लेट्स मूव नेक्स्ट, अब लेसर के एतबार से डिस्कशन शुरू करते हैं। ये तो लेसी के एतबार से डिस्कशन थी, अब डिस्कशन शुरू करते हैं लेसर के एतबार से। यार ये अच्छा, ये फेयर वैल्यू ना, माजरत, ये फेयर वैल्यू जो है वो यहाँ पे गलत दी हुई है। ये जिस वक्त वो पेपर बनाए तो ये फेयर वैल्यू ना आपकी 19 लाख है। तो अच्छा, अब आपने जी टेस्ट लगाने थे लेसर के लिए जब आपने टेस्ट लगाने थे, तो टेस्ट लगा के आपको ये पता चलना था कि ये लीज जो है हमारी ऑपरेटिंग लीज बन रही है, क्योंकि 10 साल को आपने डिवाइड करना, वो 10 को नीचे रखना था, और लीज टर्म कितनी थी, 4 साल थी, हाँ 4 डिवाइड बाय 10 करना था।
और उसके बाद पीवी ऑफ एलपी को आपने डिवाइड करना था फेयर वैल्यू से, तो भी आपको अंदाज़ा हो जाना था कि ये लीज जो है 90% के करीब नहीं जवाब आ रहा था। तो ये लीज जो है जी ऑपरेटिंग लीज बन रही है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जी, दूसरी बात ये है कि लेसी का सवाल सॉल्व करते यार याद रखिएगा ईयर एंड 31 मार्च था, इसलिए फिगर्स को 9/12 करना था। लेकिन लेसर के सवाल के लिए ईयर एंड 30 जून ही था, इसलिए लेसर के सवाल में 9/12 कहीं करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आखिरी बात ये है कि यार फॉर दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट लेसी विल एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑप्शन। हाँ ओ तेरी खैर, आप कहते हैं लेसी अज्यूम करो टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। अब वो कैसे होनी है? देयर इज अ टर्मिनेशन ऑप्शन, इट अलाउज द लेसी टू टर्मिनेट द लीज प्रोवाइडेड 1 ईयर नोटिस। अच्छा हाँ, लेसर के सवाल में आपने ये भी याद रखना था कि लेसर के सवाल में आपने जो है वो आईडीसी को लीज टर्म के ऊपर डेप्रिशिएट करना था और लेसर की कॉस्ट को उसकी लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करना था। और ये आई एस 16 वाली रेजिडुअल वैल्यू बननी थी, क्योंकि आपको पता है लेसर जिस वक्त लीज को ऑपरेटिंग लीज करार दे दे तो फिर एसेट के ऊपर आई एस 16 लगाता है। और आखिरी बात जी मोहतरम ये बन रही है जी, प्लांटो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, ये वाली देयर इज टर्मिनेशन ऑप्शन दैट अलाउज द लेसी टू टर्मिनेट द लीज। 1 साल का नोटिस देके यकम जुलाई 21 को, यानी यकम जुलाई 21 को 1 साल का नोटिस देने का मतलब है कि यकम जुलाई 21 से कैंसिल नहीं होगी, आप मजबूर हैं 1 साल इस्तेमाल करने पे। तो 30 जून 22 का रेंटल आपको पे करना पड़ेगा, और जो भी नेक्स्ट लीज पेमेंट होगी वो 30 जून 22 को होगी, क्योंकि यकम जुलाई 21 के बाद 30 जून 22 की पेमेंट है। उसमें आपने ये टर्मिनेशन की अमाउंट डाल के फिर आपने जो है वो डिस्काउंटिंग करनी थी, उसमें डाल देते या पेनल्टी को अलग से डिस्काउंट कर लेते। बहरहाल 30 जून 22 को लीज टर्मिनेट होनी थी। यकम जुलाई 21 को 1 साल का नोटिस देना था आपने अगले को कि मैं साल बाद लीज कैंसिल कर रहा हूँ। 30 जून 22 को आखिरी पेमेंट देके आपने लीज कैंसिल कर देनी थी। बस ठीक है जी। और अगेन लेसी के लिए जब ये वाला सवाल सॉल्व करना था तो ईयर एंड हमने 31 मार्च ही रखा हुआ था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको पास करे।